वेलकम टू माइंड वैल्यूएशन बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 11 है। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। दिस इज द लास्ट लेक्चर। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको कांस्टेंट रेट मेथड भी कहते हैं, और सिंकिंग फंड मेथड, और कैलकुलेशन ऑफ लाइफ भी इसके अंदर शामिल किया गया है कोर्स में। तो डेप्रिसिएशन क्या है? कोई भी इंडस्ट्री में कोई मशीन, कोई बिल्डिंग, एक्सेप्ट लैंड, कोई भी आप कैपिटल एसेट लेते हैं, खरीदते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, और उसका जो वेयर एंड टेयर होता है ड्यू टू यूज, या वैसे भी पड़ी रहेगी कोई मशीन, तो इट डेप्रिशिएट्स, मीन्स इट लूजेस इट्स वैल्यू। समय के साथ साथ उसकी कीमत में ह्रास होता है, कीमत में कमी आती है। सो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू। अब ये वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू है ऑफ द कैपिटल एसेट, यानी किताब में जो, अकाउंटिंग के किताब में जो लिखी होती है। इसके वजह मैंने आपको बताया वेयर एंड टेयर है और एजिंग है। इसको कैपिटल कॉस्ट अलाउंस या राइट डाउन कॉस्ट भी कहते हैं। तो इन अकाउंटिंग प्रोसेस ग्रेजुअल कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये एक प्रकार का एक्सपेंडिचर ही है। टू गेट समथिंग वी हैव टू लूज द वैल्यू ऑफ मशीन दैट वी आर गोइंग टू यूज। उसकी कीमत उतनी ही नहीं रहेगी, समय के साथ साथ उसकी कीमत कम होती जाएगी, और एक दिन आएगा जब वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी या फिर उसकी वैल्यू स्क्रैप वैल्यू रहेगी। तो या तो कई बार भंगार में या उसको रद्दी में या उसको स्क्रैप में बेचा जाता है, तो कुछ वैल्यू जरूर उसमें रियलाइज हो जाती है। कई बार ये होता है कि बुक वैल्यू भले ही जीरो हो, मशीन कुछ ऐसी हो सकती है या इस हालत में हो सकती है कि उसकी फिर भी कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू रहती है। तो हमें उससे नहीं लेना है, हमें बुक वैल्यू से लेना है। और बुक वैल्यू के माने ये कि हर साल उसके अंदर का उसका डेप्रिसिएशन कम करना ही होगा। तो बुक वैल्यू इज मेनी अ टाइम डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मार्केट वैल्यू। कई बार ये होता है कि डेप्रिसिएशन होने की बजाय मशीन की कॉस्ट एप्रिशिएट भी हो सकती है, अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, या वो कुछ ऐसी रेयर आइटम हो जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू एप्रिशिएट भी हो। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, डेप्रिसिएशन होता ही है, मूल्य में कमी या मूल्य में ह्रास आता ही है समय के साथ। तो कॉजेस इसके ये है कि फिजिकल कॉजेस है, वेयर एंड टेयर होता है मशीन का, डीके होता है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ मशीन बूढ़ी हो जाती है, एक प्रकार से उसकी एफिशिएंसी अपने आप ही कम होती जाती है। जहां तक हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो तो हम ओरिजिनल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, जो हम उसके अंदर उसको अपकीप करने के लिए करते हैं, दैट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। ऑपरेटिंग कॉस्ट में उसकी ऐड हो जाती है, उसकी वैल्यू उतना पैसा हमारे उसमें उसमें चला जाता है। तो डेप्रिसिएशन हर देश अलाउ करता है, और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है उसको टोटल जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से माइनस किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो इससे होता यह है कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है अगले के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर, और टैक्स लायबिलिटी कम होने की वजह से वो ज्यादा प्रेरित होता है, उसको ज्यादा इंसेंटिव मिल पाता है टू यूज न्यू मशीनरी, और उससे कुछ राहत मिलती है इंडस्ट्री को, और उसके चलते बहुत सी इंडस्ट्रीज किसी एरिया में लगती है और वहां की इकोनॉमी फ्लरिश होती है। तो वेयर एंड टेयर की वजह से मशीनें डीके हो जाती है समय के साथ साथ। कई बार कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाती है, कोई एक्ट ऑफ गॉड से वो खराब हो सकती है, कोई अर्थक्वेक हो जाए, फ्लड आ जाए। और कई बार डिप्लीशन ऑफ एसेट, तो डिप्लीशन तो हमारे माइंड में काम में आ सकता है कि भाई जो रिजर्व्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट होते हैं, या मशीन डिप्लीट एज सच नहीं होती है कोई एसेट उस हिसाब से। तो ये इसके कुछ फिजिकल रीजंस हैं, कुछ फंक्शनल रीजंस है
कि जो मशीन है वो हो सकता है कि आज वो पर्पस हल नहीं कर पा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए इनोवेशंस आ जाते हैं, एक चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाती है। जैसे पेजर आप जानते हैं कि एक समय पर था और उसके बाद मोबाइल आने से पेजर ऑब्सोलीट हो गया। तो ऐसा भी होता है और कई बार वो उसका पर्पस भी हल नहीं करती है, यूजलेसनेस उसके अंदर आ जाती है टू सर्व द प्रेजेंट पर्पस। So this is how the machine gets depreciated, yeah, it loses its value with the passage of time. Depreciation से हम क्या क्या पता करते हैं? We find the correct profit. हमें depreciation लगाने से depreciation ये शो करता है कि उस एसेट की वैल्यू कम होते जा रही, मतलब उतनी जितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है उतनी कॉस्ट आपने इनकर की है फॉर यूजिंग दैट मशीन और फॉर ओनिंग दैट मशीन। तो इसको हमें जाहिर है उस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमको प्रॉफिट की फॉल्स रिपोर्टिंग हो जाएगी। सो टू अराइव एट करेक्ट प्रॉफिट, दिस डेप्रिसिएशन विच इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, वो उसको माइनस करना ही होगा। आईबीएम जो रिटर्न एक्सेप्ट करता है उसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों चीजों को शामिल किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरी चीज यह है कि ये एसेट की रियल वैल्यू बताता है। कोई मशीन हमने 1 करोड़ रुपए में ली और अगले साल उसकी 1 करोड़ रुपए ही कीमत नहीं रहेगी, उसके अगले साल और कम हो जाएगी। तो रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन घटाने से ही हमको पता पड़ती है, नहीं तो हम उसको हर साल उतना ही नहीं समझ सकते। हमें डेप्रिसिएशन से एक चीज और पता पड़ती है कि हमें अगर उस मशीन को रिप्लेस करना है, उसके बदले दूसरी लेना है, तो कितना अमाउंट हम उसमें से डेप्रिशिएट करें ताकि हम उसको अलग से इन्वेस्ट कर दें किसी फंड में या किसी दूसरी स्कीम के अंदर, ताकि हमें समय पर जब ये मशीन आउटडेटेड हो जाए या मशीन का एज खत्म हो जाए, डेप्रिसिएशन उसका कंप्लीट हो जाए, तो हम नई मशीन खरीद सके। तो टू रिप्लेस दी गिवन एसेट हमें डेप्रिसिएशन जानने की जरूरत होती है ताकि उतना अमाउंट हम सेट असाइड कर सकें। टैक्स की लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी कंट्रीज ये छूट देती है कि डेप्रिसिएशन जितना भी है उस साल उसको उतना अमाउंट वो इनकम में से घटा दिया जाता है एंड देन आफ्टर दैट टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड। तो उससे कुछ राहत इंडस्ट्री को मिल जाती है और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फ्लरिश होती है, बाहर से भी लोग इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो इसके मेथड्स है, एक तो बहुत सिंपल मेथड है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, दूसरा है डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको कांस्टेंट रेट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है सिंकिंग फंड मेथड। ये इसका ज्यादातर यूज टू रिप्लेस दी मशीन या टू रिप्लेस दैट इक्विपमेंट होता है और इसके लिए ये फंड प्रोवाइड करता है ये मेथड, सिंकिंग फंड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हर साल इक्वल हो रहा है, हर साल कांस्टेंट हो रहा है। सो हियर वी आर टेकिंग दैट दिस रिडक्शन इन वैल्यू इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी पीरियड, जितना भी उसकी लाइफ है उसमें, और इसमें जो भी इसकी सैल्वेज वैल्यू आ रही है उसको कॉस्ट ऑफ मशीन से माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट ले लीजिए। तो हर साल हम C माइनस एस अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स या उसकी जो लाइफ है, और C इज द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड S इज द स्क्रैप वैल्यू। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके कुछ शॉर्टफॉल्स है, इसके अंदर कुछ कमियां जरूर है इस मेथड में, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत के दिनों में डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा आ जाएगा जबकि रिपेयर्स बिल्कुल कम होते हैं, और आखिरी दिनों में भी वो उतना ही डेप्रिसिएशन आएगा और रिपेयर्स बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ मशीन इनकर्ड है, मशीन को यूज करने की जो कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम जो फ्यूल लग रहा है उसको छोड़ के, वो हमारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है और वो सही यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं आ रही है। तो इस मेथड का ये ड्रॉबैक है कि ये समझ के चलती है कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, कि ये अगर किसी मशीन की वैल्यू है, ये आज आपने खरीदी है 0 पीरियड में, तो जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है इसकी वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही है। स्ट्रेट लाइन का ये एक रिलेशन है
और हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले साल में जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है आखिरी के साल में भी उतना ही डेप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन ये एक आसान तरीका जरूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो ये एक उदाहरण दिया है कि 50,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी है जिसकी लाइफ 10 साल की है, और 10 साल में इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, इसका जो भंगार निकलने वाला वो भी 5,000 रुपए में बिक रहा है। तो एक्चुअली हमको जो पैसे लग रहे हैं वो 45,000 लग रहे हैं। दिस 50,000 माइनस 5,000 45,000, और 10 साल तो डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो 4,500 रुपीज पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, और इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000 रुपए लग रहा है, जबकि स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए है। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हम इसके अंदर 20,000 की मशीन है तो उसके अंदर 5,000 की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाएगी, तो 25,000 की आपको मशीन पड़ जाएगी अपने यहाँ पे। जबकि 5,000 की सॉल्वेज वैल्यू है तो इसमें से आप घटा दीजिए, 10 साल की लाइफ है तो 2,000 रुपए पर ईयर इसकी डेप्रिसिएशन है, यानी 2,000 रुपए पर ईयर इसकी कीमत कम होते जा रही है। दूसरा बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, दैट इज डिक्लाइनिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें यह होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, क्या दर होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज कांस्टेंट। यानी जितना परसेंट फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो रहा है वैल्यू का, उतना ही परसेंट लास्ट ईयर में या मिडिल ईयर में होगा, ये मान के चला जाता है। और इसमें यह मानते हैं कि जो उसकी बुक वैल्यू रहेगी, उस जैसे कोई भी nth ईयर कोई भी ईयर है, उसके शुरुआत में जो उसकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, और जितना फिर उसमें डेप्रिसिएशन होगा उसके बाद में जो बचेगी दैट इज दी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें यह है कि बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, शुरुआत में उस पर्टिकुलर साल के शुरुआत में क्या उसकी बुक वैल्यू है, माइनस जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दैट ईयर हो रहा है वो। मान लीजिए कि 5,000 रुपए की कोई मशीन है और 10% का डेप्रिसिएशन का रेट उसके ऊपर फिक्स्ड लगाया हुआ है बैंक ने या जिसने भी लोन दिया आपको, तो इसका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पहले साल में 5,000 रुपए के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन यानी 500 रुपए हो जाएगा। तो इसकी बुक वैल्यू शुरू में ही रहेगी 5,000 और डेप्रिसिएशन हो जाएगा 500 रुपए का। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसकी जो बुक वैल्यू हो जाएगी वो 4,500 रुपए हो जाएगी। अब सेकंड ईयर में ये होगा कि बिगिनिंग में उसकी 4,500 रुपए तो बुक वैल्यू है, और अगेन यहां पर भी 10% आपको डेप्रिसिएशन लेना है। तो इस साल जो है 4,500 रुपए पे 10% का डेप्रिसिएशन यानी 450 रुपए डेप्रिसिएशन होंगे। तो इस हिसाब से एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इसकी जो बुक वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4050। इसमें आप देखेंगे कि ये बुक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। और जितनी भी प्लांट और मशीनरी होती है, मोटर कार्स होती है, जो लॉन्ग लाइफ की चीजें होती है, उसके ऊपर इसी ढंग का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन क्या करता है कि जो नेट प्रॉफिट है उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है। इट इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स में इसमें छूट मिलती है। इसमें यह है कि आपको रियल कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन क्या है, जो आपको मशीन की कॉस्ट लगती है यूज करने की, वो एक तो है डेप्रिसिएशन प्लस एक है रिपेयर। फ्यूल की वैल्यू इसमें नहीं है, फ्यूल तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा, लेकिन मशीन को ओन करने की या मशीन को यूज करने की जो कॉस्ट है वो है, एक शक्ल तो उसकी डेप्रिसिएशन है और दूसरा उसमें होने वाला रिपेयर है। अब हम ये जानते हैं कि शुरुआत के दिनों में रिपेयर्स जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, लेस रहेगा, और आखिरी दिनों में जो है रिपेयर्स बढ़ते जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मशीन के वेयर एंड टेयर थोड़ा ज्यादा होगा समय के साथ साथ। तो ये होना चाहिए कि शुरुआत के दिनों में जहां रिपेयर्स कम है वहां डेप्रिसिएशन ज्यादा हो, ज्यादा लगे, और आखिरी दिनों में जहां रिपेयर्स ज्यादा खर्चा हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम लगे। तो ये जो हमने अभी मेथड देखा इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जैसे समय गुजरते जाता है तो आखिरी के सालों में डेप्रिसिएशन कम लगता है, लेकिन उसके अंदर रिपेयर बढ़ जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ ओनिंग दैट मशीन है या ऑपरेटिंग दैट मशीन है दैट इज कांस्टेंट। तो हमको उसमें रियल कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट
मिल जाता है, विच इज एडिशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो इसी प्रकार का डेप्रिसिएशन एक असेसी को ग्रांट करती है। और इन प्रैक्टिस जो है एसेट्स जो है जो उसकी दे होल्ड देयर बुक वैल्यूज फॉर एन इनऑर्डिनेट लेंथ ऑफ टाइम। तो ये इसमें ये होता है कि कभी वैल्यू उसकी जीरो होगी ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी रेसिडुअल वैल्यू बनी रहेगी हमेशा। ये देखिए, ये एक उदाहरण दिया है कि किसी मशीन की कॉस्ट है 50,000 और इसकी डेप्रिसिएशन या राइट डाउन रेट जो है वो है 20%। तो आप देखिए फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 50,000 उसकी कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 10,000 रुपीज हो गई। 40,000 उसकी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वैल्यू बची है, या उसकी जो भी राइट डाउन कॉस्ट बची है। अब सेकंड ईयर के बिगिनिंग में वही 40,000 उसकी कॉस्ट है मशीन की, और 8,000 रुपए, चूंकि इसके ऊपर भी 20%, तो 8,000 रुपए इस बार डेप्रिसिएशन हुआ। यहाँ डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, आखिर में 32,000 रुपए इसकी उसके एंड में कॉस्ट बचेगी या वैल्यू बचेगी। ये 32,000 रुपए थर्ड ईयर के बिगिनिंग में उसकी कॉस्ट रहेगी, और ये इतना डेप्रिसिएशन। तो आप देखिए कि समय के साथ साथ डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है, समय के साथ साथ डेप्रिसिएशन कम होते जा रहा है, लेकिन इस समय के साथ साथ आपकी रिपेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसको कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन है वो एक्चुअली करीब करीब कांस्टेंट ही रहेगी। अब हमको इसमें पता करना होता है कि कितना हम इसमें डेप्रिसिएशन का रेट ले, तो उसका एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी रेज़ टू पावर 1 अपॉन एन। आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो हमें मालूम करना है, और ये जो है डेप्रिसिएशन फैक्टर भी कहलाता है। एन मान लीजिए कि उसकी यूजफुल लाइफ है, हर मशीन की एक यूजफुल लाइफ जो मशीन का मैन्युफैक्चरर है वो बताता है। एस उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, जनरली उसकी जो भंगार किया उसके स्क्रैप की जो कीमत आएगी वो समझ लीजिए, जनरली ये उसके वजन के हिसाब से होती है, और ये इसकी कॉस्ट है। तो इसमें ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जहां रेट ऑफ डेप्रिसिएशन where the rate of depreciation cannot be ascertained accurately. It is, मान लीजिए कि लाइफ 3 साल है और उसकी कॉस्ट जो है वो एक 10 लाख रुपए नजर आ रही है यहाँ पे, और 64,000 रुपए में वो स्क्रैप बिक जाएगा। तो इस फार्मूले को रख करके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 60% आ रहा है इस मशीन का। ये एक मशीन है, 32,000 की मशीन है ये, और स्क्रैप वैल्यू 8,000 रुपए है, लाइफ 10 साल की है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा करके हमने देखा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 12.94 यानी करीबन 13% के आसपास आ रहा है। डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन में थोड़ा सा फर्क है कि डिप्लीशन में ये होता है कि कोई चीज धीरे धीरे डिप्लीट होती जाती है, खत्म होती जाती है। ये थोड़ा सा फर्क है, ये इसमें से आप पढ़ सकते हैं। ये नेचुरल जो रिसोर्सेस है, वेस्टिंग एसेट जिसको बोलते हैं, वहां। अब एक और होता है सिंकिंग फंड मेथड, इससे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। यहां पर मैं बहुत ही सिंपल तरीका जो होता है उसको डिस्कस करूंगा। तो इसमें यह है कि आपकी जितनी भी डेप्रिसिएशन हो रही है हर साल, हम उतना पैसा किसी सिंकिंग फंड में जमा करते हैं, जो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहता है, और उसका जो एक फ्यूचर वैल्यू मिलती है, या जब उसका सम मिलता है आखिर में, दैट इज यूज्ड फॉर परचेसिंग अ न्यू मशीन सो दैट वी कैन रिप्लेस द ओल्डर वन। तो ये एक टेक्निक है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से। तो एक फंड क्रिएट होता है एनुअल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट हो रहा है उसका, और उसे बाहर जमा किया जाता है किसी सिंकिंग फंड में। ये कांस्टेंट अमाउंट होता है, किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है ये, और ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट मशीन जमा किया जाता है, राइट फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से जमा होता है ये। और ये फिर बाद में जो जितना जमा होता है उससे आप नई मशीन खरीद सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है
इसमें यह माना जाता है कि भाई आज अगर कोई मशीन 1 करोड़ रुपए की है तो इसकी लाइफ खत्म हो जाने के बाद में हम 1 करोड़ रुपए में ही दूसरी मशीन खरीदेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि महंगाई बढ़ते जाती है। लेकिन दैट अलाउंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर। तो यहाँ देखिए सिंकिंग फंड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोई भी अमाउंट अगर ए जमा करते हैं आप एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो इसका जो सम बनता है आगे चल के वो इतना बनता है, ए इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1, या ए की जो वैल्यू है वो ए इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। एस जो है वो आपको मनी रिक्वायर्ड टू बी एक्यूमुलेटेड इन सिंकिंग फंड है। एस वो पैसा है जो सिंकिंग फंड में जमा होने जा रहा है, और ये जो है वो जनरली कॉस्ट ऑफ मशीन होता है। और अगर कोई भंगार वैल्यू मिल रही तो आपको सी जमा करने की जरूरत है, जो कॉस्ट ऑफ मशीन जितना उतना जरूरत नहीं है जमा करने की, उसमें से पी को यानी कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अगर मान लो 1 लाख रुपए की मशीन है, अगर उसकी भंगार वैल्यू 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए उसमें से माइनस कर दो, आपको 90,000 रुपए ही खाली सिंकिंग फंड से मिलने से काम बन जाएगा, क्योंकि 10,000 आपके स्क्रैप से मिल जाएंगे। तो सी कॉस्ट ऑफ मशीन है, पी स्क्रैप वैल्यू है, आर रेट ऑफ रिटर्न है, एन उसकी यूजफुल लाइफ है, जितने साल वो चलने वाली है, और आय जो है कि हम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो सिंकिंग फंड को करने वाले वो ये है आय। तो ये आय एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड इज इक्वल टू एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल इंस्टॉलमेंट यू कैन से, दिस इज इक्वल टू सी माइनस पी इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब आप देखिए कि ये आर अपॉन 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n माइनस 1 ये एक सिंकिंग फंड का ही रिवर्स है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड फैक्टर। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर है दैट इज इक्वल टू सी माइनस पी इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो सी यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर, ये आपको वो इंस्टॉलमेंट बताता है जो आपने सिंकिंग फंड में जमा करना है। कई बार ये होता है कि मशीन आपको आज के ही दर में नहीं मिलेगी जैसा कि इसमें सोचा गया है, तो हम उसके अंदर कुछ 10-15% का इन्फ्लेशन शामिल रख सकते हैं कि भाई ये चीज आज इतने में है, 1 करोड़ रुपए में है, तो 10 साल बाद जब लाइफ इसकी खत्म हो जाएगी तो वो हो सकता है 2 करोड़ रुपए में मिले। तो हमें 2 करोड़ रुपए के लिए कितना पैसा जमा करना चाहिए उतना हम यहाँ सिंकिंग फंड में जमा करेंगे, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही हम डेप्रिसिएशन करेंगे। तो ये प्रोविजन करने के लिए आपको एक अलग से सिस्टम करनी होगी, लेकिन इसको आप डेप्रिसिएशन में नहीं डाल सकते हो इस अमाउंट को, जो इन्फ्लेटेड अमाउंट है। तो एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या एनुअली जो डेप्रिसिएट हो रहा है अमाउंट वो इतना रहेगा, दिस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सिंकिंग फैक्टर। जैसे ये मशीन की कॉस्ट मान लीजिए 16,000 है और स्क्रैप वैल्यू उसकी 8,000 रुपए, तो जाहिर है हमको सिर्फ 8,000 रुपए का जुगाड़ करना है, क्योंकि 8,000 तो स्क्रैप से मिल जाने वाले हैं हमको। मान लीजिए आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और लाइफ भी 4 साल की है, तो हमें 8,000 रुपए चाहिए सिंकिंग फंड से। तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में कितना करना होगा, ये होगा 0.04, ये डिवाइड बाय दिस, ये पूरा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आय का जो फॉर्मूला है ये इतना हो गया 1883 रुपए। 1883 रुपए अगर हम हर साल जमा करते पहले साल के अंत से लेके चौथे साल के अंत तक, तो हम समझ सकते हैं कि ये पैसा जमा किया, तो ये सिंकिंग फंड के फॉर्मूले से अगर हम रखते तो बराबर 8,000 रुपए हमको n ईयर्स के बाद मिल जाते हैं। यहां पर भी वही वैसा ही सवाल है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 साल का पीरियड दिया गया है और 10,000 रुपए एमोर्टाइज करने हैं, तो आपको कितने जमा करने पड़ेंगे। तो ये वही है, ये अमाउंट आपको जो फ्यूचर में चाहिए, जो कि आज इसकी कीमत है, वही अमाउंट आपको फ्यूचर में चाहिए। तो यहां आ रहा है 795 रुपए अगर आप जमा करते सिंकिंग फंड में, देन यू विल गेट दिस 10,000 रुपीज विच इज द कॉस्ट ऑफ मशीन। लाइफ ऑफ मशीन, किसी माइन की लाइफ कुछ नहीं है, जो उसके रिजर्व्स है मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ प्रोडक्शन है, और ये लाइफ ऑफ माइन जो है रिजर्व्स के अलावा डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट का क्या पोटेंशियल, इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है।
एम्पेरिकल फार्मूलाज भी है, ये यहाँ वहीं लिखा है कि रेट ऑफ, ये जो एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट जो है वो उस हिसाब से इसकी लाइफ ऑफ माइन, और ये जो है EOT यानी ये एक्सपेक्टेड ओर टनेज जो भी प्रूव्ड रिजर्व्स है वो ये है, रिजर्व्स डिवाइडेड बाय LOM यानी कि लाइफ ऑफ माइन। तो आपको ये एनुअल रेट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, या लाइफ इधर अगर आप इसको कर दो, इसको यहाँ डिवाइड कर दो तो आपको लाइफ ऑफ माइन मिल जाएगी। एक कुछ पुराना टेलर्स रूल है जो बोलता है कि लाइफ 0.2 इंटू रिजर्व्स रेज टू पावर 0.25। ये कुछ पुराने फार्मूले जो शायद आज इतने काम में नहीं भी आते, और प्रोडक्शन रेट को वो बताते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय रिजर्व्स रेज टू पावर 0.75। ये कुछ पुराने फार्मूले हैं। विद दिस आई कंक्लूड and the last lecture. Thank you very much.